उफ, ये दिलकश हसीनाएं और उनकी कातिल अदाएं, और उससे भी बढ़कर उनके जानलेवा नखरे। बेचारे आशिकों को इन नखरों को उठाने के लिए न जाने क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन उसके बाद भी वो अपनी माशूका को खुश कर पाएंगे या नहीं, ये उनको कतई अंदाज़ा नहीं होता। ऐसे ही एक आशिक की कहानी सुनते हैं आज, जिसने अपनी माशूका की एक छोटी सी फरमाइश के लिए क्या क्या नहीं किया, और बदले में खुश होकर माशूका ने उसे क्या दिया, इसका पता तो कहानी के एंड में ही लगेगा। तो आइए सुनते हैं ओ हेनरी की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, जिसको हिंदी में नाम दिया गया है बस एक फल का सवाल है जानू। और कहानी सुनने वाले सारे मेल्स के लिए एक सवाल, अगर आपके साथ कभी वैसा हो जैसा इस कहानी के हीरो के साथ हुआ, तो आपने क्या किया होता और आपका क्या रिएक्शन होता? तो जल्दी से कहानी को सुनिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। दोनों का हनीमून अपने पूरे यौवन पर था। ये एक खूबसूरत फ्लैट था जिसमें एकदम लाल नए गलीचे बिछे थे, झालरदार पर्दे टंगे थे और कांसे के ढक्कन वाले 6 मग खाने के कमरे की पैनलिंग के ऊपर एक लाइन में करीने से रखे थे। कमरे में दुल्हन झूलने वाली कुर्सी पर बैठी थी। उसके पांव इस वक्त मानो पूरी दुनिया के ऊपर टिके हुए थे। वो गुलाबी सपनों और उसी रंग के किमोनो में लिपटी थी। वो हैरानी से ये सोच रही थी कि ग्रीनलैंड और तस्मानिया और बलूचिस्तान के लोग किड मैगरी के साथ उसकी शादी के बारे में क्या क्या कह रहे होंगे। वैसे ऐसा नहीं था कि उससे कोई फर्क पड़ने वाला था। लंदन से लेकर सदर्न क्रॉस तक ऐसा कोई वेल्टरवेट नहीं था जो 4 घंटों तक, नहीं 4 चक्रों तक अपनी दुल्हन के साथ खड़ा हो सकता। वो 3 हफ्तों से पूरी तरह से अपनी दुल्हन की चाकरी में था और नई नवेली दुल्हन की छोटी उंगली का टेढ़ापन उसे दुनिया के 142 पौंड वजनी किसी भी पहलवान के मुक्के से ज्यादा हिला सकता था। प्यार जब हमारा होता है तो ये आत्मत्याग और बलिदान का दूसरा नाम होता है, और जब ये सामने वाले लोगों का प्यार होता है तो इसका मतलब होता है धृष्टता और अहंकार। दुल्हन ने अपने ऑक्सफर्ड्स को एक के ऊपर एक रखा और छत पर बने डिस्टेम्पर के कामदेवों को ध्यान से देखने लगी। फिर उसने ऐसे स्वर में कहा जैसे क्लियोपेट्रा अपने एंथनी को कह रही हो कि रोम को टिश्यू पेपर में लपेटकर उसके सामने पेश किया जाए। उसने कहा, डियर, मुझे आड़ू चाहिए। किड मैगरी फुर्ती से उठा। उसने अपना कोट और हैट पहना। फिर उसने शांति से कहा, ठीक है डियर, मैं नीचे जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक आड़ू लेकर आता हूँ। ज्यादा देर मत लगाना, तुम्हारे बिना मैं बहुत अकेले हो जाऊंगी। और हाँ, आड़ू अच्छा पका हुआ सा देख कर लाना, समझे? फिर किड की इतनी लंबी एक विदाई हुई जैसे वो किसी विदेश यात्रा पर या किसी युद्ध में जा रहा हो। फिर वो नीचे गली में चला गया। नीचे आकर वो थोड़ा झिझका। उसका झिझकना अकारण नहीं था, क्योंकि बसंत का मौसम अभी शुरू ही हुआ था और ऐसे में गर्मियों वाले इस फल को उन ठिठुरती गलियों और दुकानों में कहीं से भी ढूंढ लाने की संभावना बहुत ही कम थी। वो नुक्कड़ वाली इटालियन फलों की दुकान पर रुका और उसने वहां पर रखे हुए सजावटी कागजों में लिपटे संतरों, चमकते हुए सेबों और धूप को तरसते बदरंग केलों पर एक तिरस्कार भरी नजर डाली। फिर किड ने प्रेमियों के प्रेमी दांते की भाषा में पूछा, क्यों जी, आड़ू होंगे क्या? दुकान वाले ने उसांस भरते हुए कहा, नहीं जी, आड़ू तो नहीं है, अभी इतनी जल्दी कहाँ से आएंगे? संतरे बहुत अच्छे हैं जी, संतरा लेंगे? किड ने घृणा भरी एक नज़र संतरों पर डाली और अपनी तलाश जारी रखते हुए आगे बढ़ गया। वो अपने दोस्त और एडमायरर जस्टिस ओ कैल्हन के सारी रात खुले रहने वाले चॉप हाउस रेस्टोरेंट में घुस गया। ये जगह रेस्टोरेंट के साथ एक कैफ़े और बॉलिंग एली भी थी। किड ने सीधे ओ कैल्हन के पास जाकर कहा, देखो कैल्हन, मैं सीधी बात करना चाहता हूँ। मेरी पत्नी को सनक सवार हो गई है कि उसे आड़ू चाहिए। अब अगर तुम्हारे पास आड़ू है कैल, तो प्लीज़ जल्दी से निकाल कर दे दो। अगर एक से ज़्यादा हो तो वो भी दे दो। ओ कैल्हन ने कहा, ये घर तुम्हारा ही है, लेकिन आड़ू तो एक भी नहीं है अभी। इतनी जल्दी कहाँ से आएगा? और मुझे नहीं लगता कि पूरे ब्रॉडवे की किसी भी दुकान पर तुम्हें आड़ू मिल पाएगा। ये बहुत ही बुरी बात है। जब कोई औरत किसी खास किस्म के फल के लिए अपना मुंह खोलती है तो फिर उसे और कोई चीज़ नहीं चलती।
इस समय तो सबसे बढ़िया फल की दुकानों में भी कोई खुली नहीं मिलेगी तुमको। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मिसेज को कुछ अच्छे संतरे पसंद आएंगे तो मेरे पास बढ़िया संतरों की एक पेटी है, शायद उनको अच्छी लगे। तुम्हारी बहुत मेहरबानी कैल, लेकिन मांग आड़ू की है, संतरे की नहीं। मैं आगे जाकर कोशिश करता हूँ। किड जब वेस्ट साइड एवेन्यू में आगे बढ़ा तो करीब आधी रात का टाइम हो रहा था। बहुत ही कम दुकानें खुली थीं और वो भी ऐसी थीं जहाँ आड़ू मिलने की बात ही बेमतलब थी। लेकिन अब सवाल ये था कि अपने किले जैसे फ्लैट में बैठी उसकी दुल्हन पूरे विश्वास के साथ अपने फारसी फल के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। तो भला ऐसा कैसे हो सकता था कि एक चैंपियन वेल्टरवेट आड़ू ढूंढने निकले और उसे एक मरा निकम्मा सा आड़ू भी ना मिले? फिर वो चैंपियन किस नाम का हुआ भला? अगर वो मौसमों और 12 राशियों के चक्र और पंचांग को एक विजेता की तरह पार करते हुए अपनी जान से भी प्यारी बीवी के लिए एम्स्टेंस जून या जॉर्जिया क्लिंग किस्म का आड़ू ना लेकर आए तो उसके जैसा कायर, बुज़दिल और निकम्मा पति दुनिया में कोई नहीं होगा। किड धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और फिर उसकी नज़र एक खिड़की पर पड़ी जिसमें रोशनी हो रही थी। ये कुदरत के सबसे मोहक रंगों से जगमगा रही थी। अचानक वो रोशनी बुझ गई। किड ने दौड़ लगाई और फल बेचने वाले को जा पकड़ा। वो दरवाजे पर ताला लगा रहा था। किड ने जल्दी से कहा, आड़ू होंगे क्या? अरे नहीं साहब, अभी 3-4 हफ्ते तक तो आने वाले नहीं हैं। मैं बता भी नहीं सकता कि कहाँ मिलेंगे। कस्बे में शायद थोड़े बहुत मिल जाएं, लेकिन उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल काम होगा। या फिर किसी महंगे होटल में भी मिल सकते हैं, किसी ऐसी जगह पर जहाँ बर्बाद करने के लिए बहुत पैसा होता है। वैसे अगर आपको ज़रूरत हो तो मेरे पास कुछ बहुत बढ़िया संतरे हैं, आज ही जहाज़ में भरकर आए हैं। किड एक पल के लिए नुक्कड़ पर ठिठका, फिर तेज़ी से 2 हरी बत्तियों की तरफ बढ़ गया जो बगल वाली गली में एक अंधेरी इमारत की सीढ़ियों के दोनों तरफ थीं। उसने थाने की मेज़ पर बैठे सिपाही से पूछा, कैप्टन कहीं आसपास ही हैं क्या? तभी पिछवाड़े से कैप्टन तेज़ी से आगे आया। वो सादे कपड़ों में था और बिजी दिखाई दे रहा था। उसने किड से कहा, ओह हेलो किड, मैं तो सोच रहा था कि दुल्हन को घुमा फिरा रहे होंगे, यहाँ कहाँ भटक रहे हो? अरे यार, कल ही लौटा हूँ, अब मैं यहाँ का पक्का नागरिक बन गया हूँ। सोचता हूँ अब शहरी कामों में थोड़ी दिलचस्पी लूँगा। आज रात डेनवर डिक के यहाँ चलें तो कैसा रहेगा कैप? कप्तान ने अपनी मूछें मरोड़ते हुए कहा, डेनवर तो 2 महीने पहले ही बंद हो चुका है। हाँ सही कहा तुमने, रैफर्टी ने उसे 43वीं गली से खदेड़कर भगा दिया था। अब वो तुम्हारे इलाके में अपना गेम खेल रहा है। उसका खेल पहले से भी ज़्यादा फैल गया है। मैं तो इस जुए के धंधे के बहुत खिलाफ हूँ भाई। मैं तुम्हें उस तक पहुँचा सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। कैप्टन घुर्राया, मेरे इलाके में जुआ? तुम्हें पक्का यकीन है किड? और अगर वाकई ऐसा है तो क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो? मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगा। ये बताओ कि ये होगा कैसे? किड ने तेज़ी से कहा, ये हथौड़ों से होगा। उन्होंने अभी तक दरवाज़ों पर लोहे की जाली नहीं लगवाई है। तुम्हें 10 आदमी चाहिए होंगे। और हाँ, वो मुझे वहाँ नहीं घुसने देंगे। डेनवर मुझे ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। उसको लगता है कि वो दूसरा छापा उसके यहाँ मैंने पड़वाया था, हालांकि ऐसा था नहीं। तुम्हें जल्दी करनी होगी क्योंकि मुझे वापस घर भी पहुँचना है। उसका घर यहाँ से सिर्फ 3 ब्लॉक की दूरी पर है। 10 मिनट के अंदर कैप्टन अपने साथ 1 दर्जन आदमी लेकर अपने गाइड किड के साथ एक अंधेरी सुनसान दिखाई दे रही इमारत के गलियारे में चुपचाप घुस गया, जिसमें दिन में कई तरह के धंधे चला करते थे। किड ने धीरे से कहा, 3री मंजिल पर, पीछे की तरफ, मैं रास्ता दिखाऊंगा। उसने जिस दरवाजे की तरफ इशारा किया उसके सामने 2 कुल्हाड़ी वाले खड़े हो गए। कप्तान ने संदेह भरे स्वर में पूछा, लेकिन किड, यहाँ पर सब कुछ बहुत खामोश सा दिख रहा है। तुम्हें पक्का पता है कि तुम्हारी खबर सही है? अरे हाँ कैप, मुझे सब कुछ पता है, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। फुर्ती से कुल्हाड़ियाँ असुरक्षित दरवाजे पर चलीं। अंदर से रोशनी की एक चौंध टूटी हुई झिर्रियों से बाहर आई। दरवाज़ा गिर गया और छापा मारने वाले हाथों में बंदूकें थामे कमरे के अंदर घुस गए। एक बड़े से कमरे में डेनवर डिक की पश्चिमी रुचि की तड़क भड़क वाली साज सज्जा थी। उसके संरक्षण में कई तरह के जुए के खेल उस समय वहाँ चल रहे थे। कमरे में मौजूद करीब 50 आदमी अपनी आज़ादी के लिए पुलिस वालों पर झपट पड़े। सादी वर्दी वालों को थोड़े डंडे घुमाने पड़े। आधे से ज़्यादा लोग बचकर भाग गए। उस रात अपने खेल की शोभा बढ़ाने के लिए डेनवर डिक खुद वहाँ पर मौजूद था। छापा मारों के ऊपर झपट पड़ने वालों में सबसे आगे वही था। लेकिन जब उसने किड को देखा तो उसका अंदाज़ा गलत हो गया। वो हैवी वेट श्रेणी का होने के नाते
अपने से कम वजनी दुश्मन पर टूट पड़ा और वो एक दूसरे से गुत्थम गुत्था सीढ़ियां लुढ़कते हुए नीचे जा गिरे। नीचे पहुंचकर दोनों अलग हुए और खड़े हो गए। फिर किड ने उस 200 पाउंड वजनी खिलाड़ी के चंगुल से निकल जाने पर अपने कुछ पेशेवर दांव उसके खिलाफ आजमाए, जो $20,000 के सामान से अभी हाथ धोने वाला था। अपने विरोधी को पछाड़ने के बाद किड फुर्ती से ऊपर की तरफ दौड़ा और जुए वाले कमरे से होता हुआ एक छोटे से कमरे में पहुंचा, जो एक मेहराबदार दरवाजे से जुड़ा हुआ था। यहाँ पर एक लंबी मेज थी जिसके ऊपर बढ़िया से बढ़िया चाइना और सिल्वर के बर्तन सजे हुए थे। उनके अंदर महंगा और दर्शनीय किस्म का ऐसा खाना रखा था जैसी चीज़ों के जुआ खेलने वाले शौकीन समझे जाते हैं। 10 नंबर का पेटेंट चमड़े का एक जूता फर्श पर लटकते मेज पोश से कुछ इंच बाहर को निकल रहा था। किड ने उसे पकड़ लिया और सफ़ेद टाई और नौकर की पोशाक पहने एक काले आदमी को खींचकर बाहर निकाल लिया। फिर उसने उसे आदेश दिया, खड़े हो जाओ। इस वक्त के खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी? जी हाँ साहब, मेरी ही थी। क्या फिर से पुलिस ने पकड़ लिया है हमें मालिक? लगता तो ऐसा ही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे इस सारे ताम झाम में आड़ू भी हैं कि नहीं? अगर नहीं है तो तुम्हारी खैर नहीं होगी, समझ लेना। अरे साहब, आज शाम को जब खेल शुरू हुआ तो 3 दर्जन आड़ू थे यहाँ पर साहब, लेकिन लगता है वो लोग सारे के सारे खा गए। हाँ, अगर आप बहुत बढ़िया संतरे खाना चाहते हैं तो मैं कुछ संतरे दे सकता हूँ। किड ने सख्ती से आदेश दिया, मुझे संतरे नहीं चाहिए। जल्दी जाओ और तुम्हारे पास जितने भी आड़ू हैं फौरन हाजिर करो, नहीं तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। और अगर आज की रात अब किसी ने मुझसे संतरे की बात की तो मैं उसका भेजा उड़ा दूंगा। डेनवर डिक के बेशकीमती और बेहिसाब भोज से एक अकेला आखिरी आड़ू निकला, जो पता नहीं कैसे संयोग से जुआ खेलने वालों के पेटू जबड़ों से बच गया था। ये आड़ू किड की जेब में चला गया और वो बेचारा खोजी अपना इनाम लेकर फौरन ही वहाँ से रफा दफा हो गया। उसने नीचे फुटपाथ के नज़ारे पर भी एक भी नज़र नहीं डाली, जहाँ पुलिस अधिकारी अपने कैदियों को अपनी गाड़ियों में लाद रहे थे। वो लंबे तेज डग भरता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ चला। घर जाते समय उसका मन बहुत ही हल्का था। इसी तरह नाइट लोग अपनी प्रिय औरतों के लिए खतरों से खेलने और बड़े बड़े कारनामे करने के बाद कैमलॉट वापस लौटा करते थे। किड की बीवी ने उसे आदेश दिया था और किड ने उसका पूरी तरह से पालन किया था। ये सच है कि उसकी इच्छा बस एक आड़ू की थी, लेकिन इस सर्द शहर में फरवरी महीने की बर्फ अभी भी लोहे की तरह बिछी हुई थी और उसमें से आधी रात के टाइम एक आड़ू निकाल कर लाना कोई आसान काम नहीं था। उसने एक आड़ू की फरमाइश की थी। वो उसकी दुल्हन थी, उसको ये हक था कि वो कोई भी फरमाइश कर सकती थी। और अब जब किड ने वो फरमाइश पूरी कर दी थी तो उसकी जेब में वो आड़ू उसके हाथ में गरमा रहा था, जो इसे इस डर से पकड़े हुए था कि कहीं वो गिरकर गुम ना हो जाए। रास्ते में किड पूरी रात खुली रहने वाली दवा की एक दुकान में गया। वहाँ उसने दुकानदार से कहा, अरे सुनो भाई, ज़रा मेरी पसलियाँ देखकर बताना कहीं टूट तो नहीं गई हैं। मेरा थोड़ा किसी से झगड़ा हो गया था और मैं 1-2 सीढ़ियाँ नीचे गिर गया था। दुकानदार ने उसका मुआयना किया। फिर उसने कहा, टूटी तो नहीं है, लेकिन एक खरोंच है जिससे ऐसा लगता है कि आप सीढ़ी से 2 बार गिरे थे। चलो ठीक है, ज़रा अपना कपड़े झाड़ने का ब्रश तो देना। फिर किड ने अपने कपड़ों से धूल मिट्टी झाड़ी और फिर से घर की तरफ चल दिया। उसकी नई नवेली दुल्हन गुलाबी लैंप शेड की गुलाबी आभा में गुलाबी कपड़े पहने उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। सारे के सारे चमत्कार अभी समाप्त नहीं हो गए थे। किसी मामूली सी चीज़, एक फूल, एक अनार, एक आड़ू, किसी भी चीज़ के लिए वो अपने मर्द को रात में उस दुनिया में भेज सकती थी जो उससे टक्कर नहीं ले सकती थी, और वो कैसे भी उसका कहा पूरा करके ही रहेगा। ये सब वो अच्छी तरह से जानती थी। और फिर उसका मर्द उसकी कुर्सी के पास आकर खड़ा हो गया और उसने अपनी जेब से निकालकर वो नायाब आड़ू उसके हाथ में रख दिया। दुल्हन ने बड़े ही लाड़ से कहा, ओ यू नॉटी, क्या मैंने आड़ू कहा था? मेरे ख्याल से मुझे संतरा मिलता तो कितना अच्छा रहता ना। और किड अपना सिर पकड़कर नीचे बैठ गया। ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय ज़रूर शेयर करें और कहानी को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्दी ही फिर मिलेंगे। अलविदा।